मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हमारे द्वारा मुद्रा के कार्य वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है। लेसन 17 पर हम आ चुके हैं। हमारे द्वारा फर्स्ट जो इसकी स्टार्टिंग है वो कर दी गई थी, जिसमें आपने पढ़ा था कि सामान्य जानकारी मुद्रा से संबंधित जो थी, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख दोष क्या हैं जिसके कारण मुद्रा का जन्म हुआ था या मुद्रा की व्युत्पत्ति हुई थी। उसके कंप्लीट जो 4 कठिनाइयाँ समस्या थी उनका आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया। गूगल मीट के अंतर्गत भी मेरे द्वारा उसको फिर से रिपीट किया गया था। बच्चों 12th क्लास आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने बोर्ड क्लास की वजह से, जो भी आपका कारण है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग बहुत इस सब्जेक्ट को इग्नोर करके चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान दें जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें ले सकें। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे द्वारा मुद्रा की सामान्य जानकारी के बाद नेक्स्ट जो पढ़ा जा रहा है वो है मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की जो परिभाषा होती है बच्चों, उसको 3 भागों में डिवाइड करके हमारे द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। पहले नंबर की परिभाषा को सामान्य स्वीकृति के आधार पर दी गई परिभाषा कहते हैं। सामान्य स्वीकृति कहें या सर्वग्राह्यता कहें, मतलब एक ही होता है बच्चों। यहाँ पर हमारे द्वारा सामान्य स्वीकृति या सर्वग्राह्यता से अभिप्राय होता है कि जिसे जनता ने या सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया है जिस वस्तु को मुद्रा के रूप में, वह वस्तु मुद्रा कहलाती है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसे सभी लोगों के द्वारा मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया गया हो उसे हम मुद्रा कहते हैं। मतलब सर्वग्राह्यता या सामान्य स्वीकृति के आधार पर यही परिभाषा होती है। फिर इसके अंतर्गत जो प्रमुख अर्थशास्त्री है जिन्होंने मुद्रा की परिभाषा इसी आधार पर दी है, उनमें सेलिगमैन, एली, केंज और रॉबर्टसन के नाम लिए जाते हैं। यहाँ पर आपके बुक में भी कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। फिर दूसरे नंबर की जो परिभाषा होती है उसे कार्यात्मक परिभाषा का नाम दिया जाता है। कार्यात्मक परिभाषा से अभिप्राय होता है बच्चों जो वे परिभाषाएं जो कार्य के आधार पर दी जाती हैं, या मुद्रा के जो कार्य हैं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतानों का आधार, संचय का आधार, भविष्य के भावी संचय का आधार, ये सारे के सारे कार्य जो मुद्रा के द्वारा प्रमुख कार्य और गौण कार्य, मुख्य और सहायक कार्यों के अंतर्गत आते हैं, उन कार्यों के आधार पर जो परिभाषा दी जाती है उसे कार्यात्मक परिभाषा के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख अर्थशास्त्रियों में क्राउथर का नाम लिया जाता है। और फिर हमारी तीसरे नंबर की परिभाषाओं में वैधानिक परिभाषाएं आती हैं। वैधानिक जिसे कानून की मान्यता प्राप्त हो। कानून की मान्यता जिस वस्तु को प्राप्त हो जाती है वह वस्तु मुद्रा बन जाती है। देखो अभी आपने देखा था हमारे नोटबंदी आई थी। नोटबंदी के अंदर आपने क्या देखा कि हमारे यहाँ से 500 और जो 1000 का नोट था वो हमारे सरकार ने मान्यता उस पर रद्द कर दी, या उसको कह दिया कि हमारे द्वारा ये नोट मुद्रा नहीं है। तो लोगों में भी उस मुद्रा के प्रति क्या हो गया था, असहजता महसूस हुई और उन्होंने भी उस मुद्रा का त्याग कर दिया, वस्तुओं के लेन देन में त्याग कर दिया गया। तो वैधानिक मान्यता का होना भी किसी वस्तु की मुद्रा कहलाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। वैधानिक परिभाषाएं जो हमारी अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है, प्रमुख नाम के रूप में नैप का नाम लिया जाता है। आपकी बुक में भी इसकी परिभाषा दी हुई है। अब एक बार हमारे द्वारा बुक से और देख लिया जाएगा। ये जो परिभाषाएं दे रखी हैं आपके बुक में पेज नंबर 103 पर दी गई है। देखो बेटा, मैं सीधा डायरेक्ट परिभाषाओं के ऊपर आ रही हूँ, यहाँ से आप लोग आ जाओ। पेज नंबर 103 हार्टले ब्रदर्स की परिभाषा दी गई है। सबसे पहले इन्होंने कहा है मुद्रा वह सामग्री होती है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय क्या हो गया, लेन देन हो गया, विनिमय का कार्य हो गया। तो ये परिभाषा जो है कार्यात्मक परिभाषा कहलाएगी। फिर दूसरे नंबर पर नैप की परिभाषा दे रखी है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर दे वह मुद्रा कहलाती है। नैप की परिभाषा वैधानिक परिभाषा है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो किसी समय विशेष अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यय के भुगतान के साधन के रूप में
सामान्यतः स्वीकार की जाती है। देखो इसमें कार्य भी बता दिया और इसमें सर्वग्राह्यता भी बता दी। तो ये परिभाषा हम चाहें तो कार्यात्मक परिभाषा में ले सकते हैं या सर्वग्राह्यता की परिभाषा में या सामान्य स्वीकृति की परिभाषा में भी ले सकते हैं। सेलिगमैन ने क्या कहा है? सेलिगमैन मैंने आपको बताया था सामान्य स्वीकृति के आधार पर इन्होंने परिभाषा दी है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। तो ये सामान्य स्वीकृति या सहग्राह्यता के आधार पर दी गई परिभाषा कहलाएगी। फिर किनले के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम और मूल्य के मान के आधार के रूप में स्वीकार और प्रयोग किया जाता है। विनिमय के माध्यम और मूल्य के मान के आधार पर जिसे स्वीकार किया जाता है। कार्यात्मक परिभाषा हो गई, कार्य के आधार पर हो गई। क्राउथर के साथ साथ किनले का नाम भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं बच्चों। फिर उसके बाद आपके मुद्रा की एक परिभाषा यहाँ पर जो सेकंड कॉलम दे रखा है 103 पेज नंबर पर, इसके अंतर्गत दे रखी है मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान और मूल्यों के संचय के साधन के रूप में सर्वत्र स्वतंत्र विस्तृत और सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। ये बेटा मुद्रा की जनरल परिभाषा है, इसे आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। और यही परिभाषा यदि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनता है मुद्रा की परिभाषा दीजिए तो इसी परिभाषा को आपको लिखना है किसी विशेष अर्थशास्त्री की परिभाषा लिखने की तुलना में। और यदि किसी विशेष की पूछी जाती है तो आपको वो लिखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपके मुद्रा की पूर्ति के माप दे रखे हैं। मुद्रा की जैसे बच्चों वस्तुओं की मांग होती है और वस्तुओं की पूर्ति होती है। वस्तुओं की मांग कौन करता है? हम उपभोक्ताओं के द्वारा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है। और वस्तुओं की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? वस्तुओं की पूर्ति उत्पादकों के द्वारा की जाती है। यहाँ पर हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में कौन करेगा? सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण? भारत में मौद्रिक प्राधिकरण कौन है? भारत का मौद्रिक प्राधिकरण के अंतर्गत देश का केंद्रीय बैंक आता है, मतलब RBI। दूसरे शब्दों में हम कहें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है, केंद्रीय बैंक है। उसके द्वारा ही संपूर्ण मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, संचालन किया जाता है और नियंत्रण किया जाता है। सारे कोषों का संरक्षक भी वही है और अंतिम रूप से मुद्रा के लिए किसी भी नीति का निर्माण करने का अधिकार भी उसी को होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की यदि कोई पूर्ति कर सकता है तो कौन कर सकता है? RBI के द्वारा की जाती है या मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। ये जो मौद्रिक प्राधिकरण या RBI है, इसके द्वारा भारत में मुद्रा की पूर्ति के 4 माप होते हैं। पहला माप M1 कहलाता है, दूसरा माप M2 कहलाता है, तीसरा माप M3 कहलाता है और चौथा माप जो है आपके M4 कहलाता है। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा की पूर्ति के 4 माप जो हैं, इन चारों मापों को आपको ऐसे ही याद करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है जिसमें ये जो चार्ट आपके बता रही हूँ मैं या बुक के अंदर जो दिया हुआ है ये आपको रट लेना है क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन तक पहुँच जाता है। इसलिए और किसी भी क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में किसी भी चीज़ को पूछा जा सकता है। M1 का माप, M2 का माप, M3 का माप, M4 का माप। अब मैं बता रही हूँ आपको भारत में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। मौद्रिक प्राधिकरण के अंतर्गत RBI आता है। RBI के द्वारा मुद्रा की पूर्ति के 4 माप है। पहला माप M1 है। M1 को हम C प्लस DD प्लस OD के अंतर्गत ले लेंगे। M1 के माप के अंदर C का मतलब होता है जनता के पास जितने भी नोट और सिक्के हैं वो सब C कहलाता है, या करेंसी विथ पब्लिक, मतलब जनता के पास जितनी भी करेंसी है चाहे वो नोट के रूप में हो चाहे वो सिक्कों के रूप में हो, उसे हमने शॉर्ट में किससे हम डिनोट कर दिया? C से डिनोट कर दिया है। DD डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाए जिसे हम कहते हैं। बैंकों के अंदर जब हम मेरे द्वारा इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉमर्शियल बैंक है या व्यावसायिक बैंक है उसमें मैं आपको डिमांड डिपॉजिट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ।
वे जमाएं होती हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसे जनता के कहने पर या ग्राहकों के कहने पर बैंकों के द्वारा तुरंत लौटा दिया जाता है। आप बैंकों में जाते हैं, अपने खाते में से 50,000 रुपये, 10,000 रुपये निकलवाना चाहते हैं, तो आप उसमें एक जो भी आपकी फार्म वगैरह है या जो भी आपको भरना होता है, उसको स्लिप को भर के आप तुरंत डिमांड करते हैं बैंक से, और बैंक आपके पैसे निकाल कर दे देता है। ऐसी जमाएं मांग जमाएं कहलाती हैं। और ओडी के अंतर्गत अदर डिपॉजिट्स आते हैं। अदर डिपॉजिट से मतलब और भी किसी प्रकार की जमाएं बैंक की हों तो वो सब इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो M1 के माप के अंतर्गत C प्लस DD प्लस OD, ये जो माप होता है इसे हम M1 का माप कहते हैं। M2 के माप के अंतर्गत M1 तो सम्मिलित होता ही है, M1 से मतलब C प्लस DD प्लस OD, प्लस साथ में डाकघर और उनके बचत बैंकों की बचत जमाएं भी सम्मिलित होती हैं। डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं भी सम्मिलित की जाती हैं। M3 के माप के अंतर्गत M1 तो सम्मिलित है ही, साथ में आपके व्यावसायिक बैंकों की शुद्ध आवधिक जमाएं भी सम्मिलित होती हैं। मतलब C प्लस DD प्लस OD, ये तो M1 का माप हो गया। और फिर व्यावसायिक बैंकों की शुद्ध आवधिक जमाएं, शुद्ध आवधिक जमाओं को कहते हैं बेटा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपने पढ़े हुए हैं या आप इससे परिचित हो। एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में अपना FD के अंतर्गत कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक ब्याज दिया जाता है, और ये निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा कराया जाता है। ऐसे 18 माह, 3 वर्ष, 5 वर्ष इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, और भी अधिक वर्षों के लिए FD कराई जा सकती है। फिर M4 का माप आ गया। M4 के माप के अंदर M3 तो सम्मिलित है ही, M3 में M1 आ गया, ये वाला आपका C प्लस DD प्लस OD, साथ में व्यवसायिक बैंकों की शुद्ध आवधिक जमाएं भी आ गई, और साथ में ये जो आपका है डाकघर व बचत बैंकों की बचत जमाएं, ये भी सम्मिलित हो जाएगा। M3 प्लस डाकघर व बचत बैंक की बचत जमाएं सम्मिलित होती हैं। ये बेटा मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया। अब इसके बाद ये आपको याद भी करना है और ये रट भी लेना है। चारों माप बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रा की पूर्ति के। एक और चीज़ जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपने मुद्रा की पूर्ति पढ़ी है, ऐसे ही मुद्रा की मांग की जाती है। मुद्रा की मांग जो होती है 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है, लेकिन आपके 12th के स्टैंडर्ड के अंदर इस साल तो नहीं है, मतलब इस कोर्स के अंदर तो आपके लिए मुद्रा की मांग जो है 2 कार्यों के लिए की जाती है। एक तो दैनिक लेन देन के लिए। दैनिक लेन देन मतलब मुद्रा की मांग से मतलब जो होता है ना बेटा, वो होता है कैश के रूप में मुद्रा को अपने पास रखना, जिससे आप सौदेबाजी कर सको। आपके द्वारा मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? मुद्रा की मांग से अभिप्राय मुद्रा को तरल रूप में अपने पास रखने से होता है, और मुद्रा की मांग 2 ही कारणों से की जाती है। पहला कारण होता है दैनिक लेन देन के उद्देश्य से, जैसे आपको दूध खरीदना है, फल खरीदने हैं, सब्जियां खरीदनी है, या आपको है ना दैनिक सौदे जो होते हैं आपके, जिसमें आपको कैश की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए आपके द्वारा मुद्रा की मांग की जाती है। ये जो मुद्रा की मांग आपके द्वारा की जाती है ना, ये मुख्य रूप से बाजार में वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं, या जो बाजार का अर्थव्यवस्था का सामान्य कीमत स्तर होता है, उससे प्रभावित होती है। क्योंकि कभी भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय को अपने पास कैश में नहीं रखता है, बल्कि उसका कुछ भाग अपने पास कैश में रखता है इन दैनिक सौदेबाजियों के लिए। तो ये कैश में रखा गया भाग कितना होगा, ये सामान्य कीमत स्तर से प्रभावित होता है। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य जो होता है मुद्रा को कैश के रूप में अपने पास रखने के लिए जो मांग की जाती है, वो होती है सट्टा उद्देश्य। सट्टा नाम से आप परिचित हो, जुए के लिए या आकस्मिक धन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने पास कैश में मुद्रा को रखता है। ये जो मुद्रा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा कितनी रखी जाएगी अपने पास, ये मुख्य रूप से ब्याज की दर पर निर्भर करता है। इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है सट्टा उद्देश्य के लिए, इसके अंदर कई कॉन्सेप्ट आते हैं, उनका हमारे 12th स्टैंडर्ड में अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसलिए मेरे द्वारा आपको नहीं बताया जाएगा। इसमें कीन्स की तरलता जाल की अवधारणा भी आती है, और इसमें सामान्य कीमत स्तर, ब्याज की दर, उनके फॉर्मूले, बहुत सारे डिटेल के अंदर आगे की कक्षाओं में आप अध्ययन करेंगे। आज के लिए बेटा अपना इतना ही पढ़ेंगे। कल हमारे द्वारा मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा के कार्यों का अध्ययन किया जाएगा। और जब भी एक शिकायत है मेरी कि जब भी गूगल मीट होती है आप लोग उसका रेस्पॉन्स दें, जिससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी,
और भी कोई समस्या है तो वो भी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कृपया ध्यान दें, आपका 12th बोर्ड है, आगे आपकी इच्छा है। थैंक यू।